वेलकम इन गणेशा BTTLE। आज हम लोग CET B.Ed 2020 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये बिहार का क्वेश्चन पेपर है, आपको बता दूं, जिसमें कि 2 घंटे का समय दिया गया था और 120 क्वेश्चंस थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग, ये आपको क्वेश्चन पेपर C का सेट है। सेक्शन 1 में इंग्लिश रहता है, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, कि वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आपको लिस्ट जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एट लास्ट द इल्डेड द टेम्पटेशन। तो यहाँ पे जो है सो 2 जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। थर्ड है वी सेल्ड द रिवर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे डाउन जाएगा। एंड 4 के लिए, 4 से लेके 8 तक के लिए यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है कि आपको अल्टरनेटिव मीनिंग्स ढूंढ के लिखना है। तो जैसे कि इरिलीवेंट 4 में इरिलीवेंट का मीनिंग आपको अल्टरनेटिव होगा नॉट विंग टू द पॉइंट। 5 में है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। तो गिव अप मतलब हमको छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे लीव जो होगा वो इसका आंसर होगा। 6 है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। तो इसका अल्टरनेटिव मीनिंग होगा ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। 7 है द बॉय वाज नॉक डाउन बाई ए ट्रक। तो यहाँ पे जो है सो कर्स डाउन, ये आपको 7 का C आंसर होगा। 8 का है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। 9 में आपको बताया गया है कि अपोजिट मीनिंग ढूंढ के लिखना है 9 से, जब तक कि अगला निर्देश जारी नहीं किया जाता उतने क्वेश्चंस के लिए। तो द सोल्डर वाज काइंड। तो यहाँ पे काइंड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो क्रूल होगा। 10 का द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग को हैप्पी का जो है अपोजिट मीनिंग सैड होगा। नाउ 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में फिर से आपको बोला गया है कि अल्टरनेटिव मीनिंग्स ढूंढ के लिखना है। तो एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हर्बीवोरस। 12 नंबर में है एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। तो इसको कहते हैं एम्फीबियस। 13 है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। तो इसको कहते हैं पॉलगेमी। 14 है ए थिंग विच ईजिली कैच फायर। तो इसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। 15 है एन अनमैरिड मैन को क्या कहते हैं, तो उसको बैचलर कहते हैं। अब हिंदी सेक्शन का शुरू करते हैं, जिसमें से कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। तो महाप्राण ध्वनि आपको ख होगा, बी होगा, 16 का बी होगा। 17 है दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने। तो यहाँ पे आहा कितना सुंदर पुष्प है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 18 में है इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो बी है। 19 है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये आपको पता है। ये आपको 4 चरणों में होता है चौपाई। 20 नंबर का है रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। तो ये रचना शैली आपको है दोहा चौपाई शैली। किसने लिखा है, तो कालिदास ने। 21 नंबर है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सम उपसर्ग का संस्कार शब्द में प्रयोग हुआ है। 22 नंबर है इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो ये है 14। तद्भव का हम लोग मतलब जानते हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो चतुर्थ, चतुर्दश, चतुर्थी, ये सब आपको पता चल रहा है कि तत्सम है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे र जो है वो आधा आधा सब में लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं संस्कृत में कुछ ऐसा ही टाइप रहता है। तो यहाँ से इस मेथड से आप इजली इसको कर दोगे। 23 नंबर है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने। तो वो है, उसका आंसर हो जाएगा ओज। ओज का कुछ विशेष अर्थ होता है। 24 नंबर है इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो ड और ढ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। 25 नंबर है निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जन्म के साथ आ जुड़ गया है तो उपसर्ग हो गया है, गमन के साथ आ जुड़ने से आगमन हो गया है, एंड आकर्षक में अर्षक के साथ जुड़ने से आकर्षक बन गया है। आदरणीय में क्या है, आदरणीय कोई तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे आदरणीय जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। फिर 26 नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। इस बार किस में उपसर्ग है ये देखना है। तो यहाँ पे पराजय हम लोग इजीली फाइंड करेंगे, जय में परा जुड़ गया इसलिए पराजय बन गया।
27 नंबर है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य को शुद्ध रूप चुने वाक्य का। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। अब जैसे भी करो, हाथ से करो या पैर से। 28 नंबर है बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। तो चिड़िया पे हम लोग यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। 29 नंबर है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप जान रहे हैं वर्ण है। 30 नंबर है दारा का अर्थ क्या है। तो दारा का अर्थ पत्नी होता है। दारा हम लोग जानते हैं पत्नी का जो है सो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो दारा, बामा, भार्या, इस टाइप करके। अब हम लोग यहाँ पे आपको रीजनिंग सेक्शन शुरू करते हैं जो 3rd में आता है, जिसमें क्वेश्चन था 31 नंबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी, ये फाइंड करना है। तो वैसे तो डायरेक्ट आंसर इसका 16:10 बजे ये उद्घोषणा हुई थी, पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग जान रहे हैं ट्रेन हर 2.5 घंटे पे छूट रही है। तो अगली ट्रेन जो है आने वाली आपको 18 बजे है। तो इसका मतलब है ट्रेन कब खुली थी, तो 15:30 बजे खुली थी। ओके, तो यह उद्घोषणा कब हुई होगी, 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी, ऐसा उद्घोषणा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 15:30 में हम लोग अगर 40 मिनट को ऐड कर देंगे तो 16:10 आएगा, तभी उद्घोषणा हुई है। नेक्स्ट है 32 नंबर। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। तो यहाँ पे पहले रुकिए, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़का और लड़की दोनों शामिल है। तो हमने अगर लड़के को x और लड़की को y मान लिया तो x + y = 60। आपको पहला इक्वेशन शुरू में ही प्राप्त हो जाएगा। फिर कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। इट मीन्स कि x = 2y हो जाएगा। यह आपको सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 3y = 60 आएगा और y = 20, मतलब लड़कियों की संख्या कुल 20 है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है। ठीक है, प्रारंभ से 17वां है रीना का क्रमांक और उसके आगे 9 लड़के हैं। तो 9 लड़के उसके आगे हैं, इसका मतलब 17 - 9 करेंगे हम लोग तो 8 आएगा। मतलब रीना के आगे 8 लड़कियां हैं। एंड रीना के बाद कितनी लड़कियां हैं, रीना का क्रमांक 17 था तो अब 8 लड़कियां हैं। तो टोटल लड़कियों -8 कर देंगे तो 12 लड़कियां जो है रीना के बाद अभी भी खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्लोगन का क्वेश्चन है, कथन कारण का क्वेश्चन है। सभी चूहे बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ बिल्ली जो होगा वो चूहा होगा, कुछ कुत्ता जो है बिल्ली होगा और कुछ कुत्ते चूहे भी होंगे। तो इस तरह से आपको सी हो जाएगा इसका आंसर। 33 नंबर का सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों तर्क संगत है। 34 नंबर है सभी मुर्गियाँ चिड़िया हैं और कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं, जबकि इंग्लिश में इसका अलग है। निष्कर्ष जब हम लोग इसका निकालते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा निष्कर्ष आएगा कि पहला तर्क संगत है। ऊपर वाले को अगर देख के हम लोग इंग्लिश वाले में अगर देख के करें, हिंदी में देखिए आपको क्या लिखा हुआ, कुछ बकरियां चिड़ियाँ हैं, राइट है, सभी मुर्गियां चिड़ियाँ हैं। तो इस तरह से दोनों जो है कंक्लूजन जो निकल के आया है इंग्लिश और हिंदी में, दोनों अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष सेकेंड है वो सही होगा, सभी मुर्गियाँ बकड़ी है। ठीक है, सभी मुर्गियाँ बकड़ी है। तो इस तरह से आपको आंसर ए सही हो जाएगा इसका, और ये प्रश्न सही होगा तब जब यहाँ पे सभी मुर्गियाँ बकड़ी है लिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर देखते हैं। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा, आपको इसका बस एक ही कंक्लूजन निकल के आएगा कि स्वस्थ लोगों को जो है दवा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक ही कंक्लूजन निकल के आएगा। इस फैक्ट के अनुसार लोग अपने घर में दवा रखेंगे, सब लोग क्यों रखेंगे दवाई। तो इसका जो आपको आंसर 35 का ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। 36 देखिए, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है।
वो कैसे? क्योंकि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास जब हो जाएगा तो एक उचित जीवन प्रदान करने में जो है सो सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब जनसंख्या नियंत्रित होगी कि नहीं, ये तो सोचने वाली बात है, ये इससे मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पे 36 का आपको आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर में। स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर एक बोझ है। तो यहाँ पे है आपको कार्यवाही वही, गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। सेकेंड है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? यूनिफॉर्म तो रहेगी, पर इसमें जो है सो अगर स्कूल माली सहायता प्रदान कर देती है तो अच्छा होगा, इससे यही कार्रवाई निकलती है। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन जो है आपको बी हो जाएगा कि कार्रवाई सेकेंड अनुसरण करती है 37 का। अब 38 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। तो कार्रवाई क्या है? माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। सेकेंड है मुआवजा एक उपाय नहीं है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट अनुसरण करती है कार्यवाही। अब हम लोग 39 नंबर में देखें, 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। तो अनुमान है इस उम्र के बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता, ये गलत चीज़ है। स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देता है, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे केवल एक अनुमान सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। 40 की बात करें हम लोग, ट्रेन का कंपार्टमेंट में चेतावनी हुई है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपये दंड देना पड़ेगा। तो अनुमान क्या लगाएगा? कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है, आप पाते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में ये चीज़। अब है आपको 41 से 44 के लिए एक बताया गया है। 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे केंद्र की ओर यहाँ पे डॉट बनाया गया है, तो केंद्र की ओर। अब जैसे कि क्लॉकवाइज जब चलता है तो उस तरफ हम लोग बायां कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से एरो बनाया गया है उसको हम लोग बायां कहेंगे, उस साइड बायां। जैसे कि विजय का बायां हो जाएगा जिधर 41 लिखा हुआ है, हिंदी में 41 जिधर लिखा हुआ है उधर, ठीक है। तो इस साइड इंग्लिश में जिधर 41 है इंग्लिश वाले की तरफ, तो वो विजय का दायां हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लोग हैं, तो 6 के लिए मैंने इंडिकेट किया है, नाम नहीं लिखा है पहले से, अब आगे बढ़ने पे नाम लिखेंगे। विजय सुधीर की बाईं ओर था, ठीक है। तो सुधीर को विजय को हमने सबसे पहले इंडिकेट कर दिया, फिर हम लोग सुधीर को करेंगे। तो सुधीर का बायां ओर जो है विजय की तरफ होना चाहिए। तो हिंदी में जिधर 41 लिखा हुआ है उस तरफ सुधीर का बायां होगा। तो बैठा दिया हमने सुधीर को उस तरफ। अब नेक्स्ट कहता है अमर, सौरभ और राकेश के मध्य था, ठीक है। यहाँ पे आपको विजय और सुधीर फिक्स हो गए हैं। अब अमर जो है 2 लोगों के बीच में है, तो या तो सुधीर के बाद हो सकता है अमर, सुधीर के बाद जो एक बना हुआ, उसके बाद सुधीर के सेकेंड नंबर में अमर हो सकता है, या तो सुधीर के थर्ड नंबर में अमर हो सकता है, क्योंकि इसके अगल बगल 2 लोग को बैठना है, ठीक है। तो अभी हमने ये ए को काल्पनिक में रखा है, अमर को, ठीक है। उसके बाद कहता है नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे पर था, ठीक है। नीरज जो है अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो इसका मतलब है अमर जो है विजय के बाएं के दूसरे स्थान पे अमर को रखना चाहिए, और यहाँ पे सुधीर के बगल में नीरज को। अब यहाँ पे है सौरभ या राकेश, तो सौरभ या राकेश अमर के इस तरफ, या तो सौरभ है या तो राकेश, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि कौन किसकी तरफ है, ठीक है। तो सौरभ या राकेश दोनों। तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो विजय के दाहिनी ओर जो है दूसरे स्थान पे नीरज है बैठा हुआ। 42 नंबर है, नीरज और विजय के मध्य कौन था? तो नीरज और विजय के मध्य देख पा रहे हैं सुधीर है।
43 नंबर है, अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था। तो अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा विजय। ठीक है, क्लॉकवाइज जब घूमती है तो हम लोग उसको बायां कहते हैं, केंद्र की ओर जब लोग मुँह करके बैठते हैं तो, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग दायां कहते हैं। फिर है विजय और अमर के मध्य कौन था। तो विजय और अमर के मध्य राकेश या सौरभ है। देख लो फिर से फिगर, विजय और अमर के मध्य राकेश या सौरभ है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इंग्लिश वाला है। इसमें आपको देखिए मैं एक बता रही हूँ, जैसे कि पीडी। सबसे पहले ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD में कौन किस नंबर पे आता है। जैसे कि P आपको 16वें नंबर पे आता है, D चौथे नंबर पर और J 10वें नंबर पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 16 4 10 एक लाइन में। फिर हमने लिखा UE को, U जो है 21 नंबर पे और E 5 और 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पहले इसको लिख लेंगे। फिर आपको बाई GA है, बाई GA में क्या होगा, Y 25 नंबर पे है, G 7 नंबर पर और F पहले नंबर पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है सो कुछ कॉमन पाएंगे। कॉमन हम लोग पा रहे हैं कि 16 + 5 अगर हम लोग करते हैं तो 21 आता है। फिर जब हम लोग 21 + 4 करते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब एक एक घटते जाना है इस रो में प्लस करने के लिए। तो अभी यहाँ पे +3 करेंगे अगर हम लोग तो 28 आ जाएगा। अब 28 इंग्लिश का लेटर 26 पे इंड हो जाता है। इसका मतलब 26 पे इंड हो गया है, तो अब हम लोग को B लेना पड़ेगा। 26 + 2 करेंगे तो B आ जाएगा। ओके, फिर है आपको 4 वाले रो में देखिए, हम लोग सेकेंड रो में अगर फॉलो करें तो 4 + 1 तो 5 आ रहा है। ओके, फिर 5 + 2 तो 7 आ रहा है। इसका मतलब है अब हम लोग +3 करेंगे तो 7 + 3 कितना होगा, 10 होगा। उसी तरह से थर्ड रो में देखिए तो 10 है, 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा एंड 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब अब हम लोग 1 - 3 करेंगे। तो 1 - 3 किया हमने तो -2 आया। -2 आया तो हम लोग को 26 - 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का BJX, बिकॉज ऑफ कि दूसरे नंबर पे B आ गया, उसके बाद 10वें नंबर पे J है एंड -2 हमने किया तो 26 - 2 कर दिया हमने, तो X के लिए 24। इसी तरह से अगर आप लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 46 नंबर का आपको आंसर होगा B, 47 नंबर का आंसर हो जाएगा C, 48 नंबर का आंसर हो जाएगा D। फिर हम लोग अब आगे बढ़े तो फिर से कंक्लूजन है इसमें, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ठीक है, 4 यहाँ पे आपको बताया गया है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। यदि कथन A कारण है और कथन B उसका प्रभाव है। ठीक है, यदि कथन B कारण है और कथन A उसका प्रभाव है। यहाँ से फिर आपको एक कंक्लूजन टाइप से, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों आपको A B जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो दोनों आपको पॉइंट था और ये चारों जो है कंक्लूजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो 2 भाग में लेना होगा। या देखिए अभी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे चारों ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, इस बार C ऑप्शन होगा इसका सही। अब फिर से आपको 50 से 53 तक के लिए आपको एक रीजनिंग का एक पजल दिया हुआ है। एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ABCD और E प्रतिभागी है। तो इस क्वेश्चन में हिंदी में बड़ी गड़बड़ हो गई, बिकॉज ऑफ कि इसका हिंदी में डेटा जो है वो फिट नहीं बैठ पाया। यहाँ जो आपको लास्ट F है, ठीक है, यहाँ जो आपको लास्ट F है, इस F के बदले आपको यहाँ जो लिखा हुआ है इंग्लिश के साइड में हिंदी करके, वर्तमान घटनाओं और खेलों पर किसी भी महिला की पकड़ नहीं है, ये लिखोगे तब आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो 50 का इस तरह से हो जाएगा आपको E एंड 51 का हो जाएगा आपको B एंड 52 का हो जाएगा आपको, अब चूँकि इस तरह से तो ये सही नहीं था तो 52 का C हो जाएगा। हिंदी में जो आप डेटा फिट करोगे जो F के लिए मैंने बोला तो उसके अनुसार C होगा। ठीक है,
एंडी की पत्नी कौन है? तो इसका ऑप्शन सी होगा सही। फिर है 54 में फिर से कथन कारण है, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारी होती है। ए और आर है, ठीक है, दो फैक्ट। तो यहाँ पे होगा ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विषाणु जनित रोग तो है बेरी आपको भी पता है, तो विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, सही बात है, पर ये दोनों इस मैच नहीं कर रहे हैं, संबंध नहीं है दोनों में। 55 नंबर है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। 56 में अब आपको जो है सो जनरल अवेयरनेस जीके शुरू हो जाता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ है। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुई थी 1885 में। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है झारखंड से। गीतांजलि की रचना किसने की है? तो किसने की है? आर.एस. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 61 है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी तो वही 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में स्थित है। दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के प्रमुख कार्यों में इसका वर्णन किया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको 1526 में लड़ा गया है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे वैशाली और कुंडग्राम दो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। तो वैशाली, तो कुंडग्राम उनका स्पेसिफिक जगह हुआ, मतलब एकदम पॉइंट सेंटर दिया है, तो हम लोग सेंटर को ही सही करेंगे। कौन सा प्रथम वेद है? तो ऋग्वेद है प्रथम वेद। 68 नंबर है, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है? तो ABC, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो अक्षांश और देशांतर के सहयोग से दर्शाया जाता है। बिहार की राजधानी कौन है? तो पटना है। बिहार के राज्यपाल 2020 में अब तक कौन है? तो वो है फागू चौहान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म आपको मध्य प्रदेश में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो वे जनसंघ पार्टी के थे। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो वो है 356। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो अभी रामनाथ कोविंद है। 77 का है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ करता है। 78 है आपको, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। 79 नंबर है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो CFCS है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो वो इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो वह है अरब सागर। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रहना चाहिए, तो राजनाथ सिंह है। 83 है, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको 2010 में लागू किया गया। 2009 में बना, 2010 में लागू किया गया। मिजोरम की राजधानी कौन है? तो आइजॉल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो वो है लखनऊ। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा। ताजमहल किस शहर में है? आगरा। गुलाबी नगर किससे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। कोसी नदी किस राज्य में है? तो वो है आपको बिहार में। नेपाल की राजधानी कौन है? तो काठमांडू। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में जैसे रुपया चलता है, तो बांग्लादेश में क्या चलता है? मुद्रा कौन सा चलता है? तो यहाँ पे टका चलता है। मायोपिया आँख से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस कहाँ संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क में सूजन का एक गंभीर रोग। कौन पृथ्वी का भाग है? तो हमने पहले भी देखा था, तो पृथ्वी का भाग तीनों है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल।
अब है 96 नंबर, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? तो कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। 97 नंबर है, विद्यार्थियों को कोई समप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ये आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में आ गए हम लोग। 98 में, भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि वर्ष क्या है? तो वो है 4 वर्ष। 99, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? तो विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। 100 नंबर वाला है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विषय की विषय वस्तु में दक्षता। 101 नंबर का है, एक सेमेस्टर महीने की अवधि का होता है। कितने महीने की अवधि का? तो 6 महीने की अवधि का होता है। 102 नंबर है, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? तो वो है बलपूर्वक नियंत्रण। 103 नंबर में, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है एनसीसी। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो साहित्यिक क्रिया एनएसएस नहीं है। 105 है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, दंड तो कभी नहीं देना चाहिए। 106 नंबर है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो विद्यार्थियों की लगातार कमी हो जाना। विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो विद्यालय क्या। 107 नंबर है, अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो सीखने की जिज्ञासा बस होनी चाहिए। 108 नंबर है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो जो खेलों का आयोजन नहीं करता है। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो लाइब्रेरी जो है भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। 109 का ऑप्शन डी। 110 है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुली शिक्षा की संस्था। ठीक है, तो खुली शिक्षा जो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी आपको आंध्र प्रदेश में। समाज के घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? तो अच्छे अध्यापकों की कमी। इनमें से कौन 3 आरएस का भाग नहीं है? तो बोलना जो है भाग नहीं है। 112 का, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? तो वो है संकेत भाषा। फिर आपको है 114 नंबर में, जो विद्यार्थी मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? तो उनके लिए नया शब्द दिया गया आपको दिव्यांग। 115 है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तो तीनों चीज़ पालन करना चाहिए। तेज सीखने वालों को पढ़ाना चाहिए, मध्य गति सीखने वालों को भी पढ़ाना चाहिए, धीमी गति से सीखने वालों को भी पढ़ाना चाहिए। 116 नंबर है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? तो वो 2 वर्ष है। 117 का, एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन वांछित नहीं है? तो वो है दैहिक दंड। 117 का सी। 118, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? तो वो है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। 119 नंबर है, विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये है आपको निर्देशित क्रिया। 119 का सी। 120, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो वह है कक्षा व्याख्यान। ठीक है, वाद विवाद तो हम लोग साथ होंगे तभी होगा, संगीत भी जब साथ होंगे 2-4 लोग तभी होगा, ड्रामा भी साथ होंगे तभी होगा, कक्षा व्याख्यान जो अकेले टीचर करते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे 120 क्वेश्चन देख लिए हैं सॉल्यूशन के साथ। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड आपको और भी स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू।